हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन अकेडमी। मैं हूं गणेश कुमार और आज हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब क्या है कि बहुत सारे जो कंपाउंड बनते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ लॉज दिया जाता है। ठीक है, लॉज दिया गया है तो वो सब में सबसे पहला जो है, बहुत सारे लॉ देखते हैं। जैसे सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एंटोनी लेवोजियर साहब ने दिए थे। ठीक है, और बहुत ही आसान है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नाम से पता चला, कंजर्वेशन ऑफ मास, मास का कंजर्व होना। दैट इज क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वही लिखा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल और फिजिकल रिएक्शन, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, that is if the reactant is completely converted to products, then the total mass of reactant is the total mass of product। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं H2 plus O2 क्या बना लेगा, H2 बनेगा। ठीक है, H2 plus O2 क्या बनेगा, H2। तो बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे 2 लगा दी, बैलेंस हो गया। और 2 टू 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। ओके, अब यदि हम लोग बात करते हैं कि इसका जो है टोटल कितना मास यहाँ पे है ना, तो हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 1 into 2 है ना, और 2 से बैलेंस क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल कितना हो गया, 4 ग्राम। 4 ग्राम। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या होता है, 16 into 2 यानी कितना हो गया, 32 ग्राम। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 36 ग्राम। ओके, दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ गया, 36 ग्राम। तो राइट साइड में कितना होगा देखते हैं। राइट साइड में है ना, सबसे पहले आपके तो ऑप्शन का 16 हो गया, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 2 into 1 2 हाइड्रोजन था, और ये 2 जो है पूरे से मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो 2 into कितना हो गया है, 16 plus 2 यानी 18, ओवरऑल कितना हो गया, 36 ग्राम। इसका मतलब बोल सकते हैं क्या कि रिएक्टेंट के पहले और रिएक्टेंट के बाद दोनों का मास क्या होता है, सेम होता है, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोवाइडेड जितना जितना मास जो है, जितना रिएक्टेंट है पूरा पूरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा था। मतलब मान लो हाइड्रोजन 4 ग्राम था, ऑक्सीजन भी 22 ग्राम था, और दोनों पूरा पूरा रिएक्ट किया तभी जो पूरा पूरा 36 ग्राम बनेगा। लेकिन हम लोग इनिशियली ये 5 ग्राम लेते, ये 32 ग्राम लेते है ना, तो 1 ग्राम में बच जाता। उस केस में जो है पूरा पूरी मूवमेंट होती है, इसलिए ये भी लिखा हुआ है इफ द रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, यदि कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, मास है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट ऊपर हो जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस जो बचा हुआ है। ठीक है, जो बचा हुआ है रिएक्टेंट वो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं है ना, तो आपका मास को हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्या होता है, 0.6 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 2.2 ग्राम ऑफ CO2, फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड। मतलब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लिया, CO2 बना लिया। ओके, और इसका क्या है, 0.6 ग्राम, इसका 0.6 ग्राम जो है इससे रिएक्शन किया, मान लेते हैं x ग्राम से रिएक्शन किया और बना लिया कितना, 2.2 ग्राम CO2 बना लिया। तो पूछा जाता है x का वैल्यू पर ऑक्सीजन कितना रिएक्ट किया था, कुछ नहीं, दोनों के वैल्यू बराबर कर दी, रिएक्शन करने क्या हो जाएगा, उधर देखिए माइनस हो जाएगा, 2.2 माइनस 0.6 यानी कितना हो गया, 1.6 ग्राम। इस तरीके से हम लोग बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये जो है जोसेफ प्रॉस्ट द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये क्या होता है, कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज बट द रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट बाय वेट रिमेन्स सेम। इसका मतलब क्या है, कोई भी कंपाउंड को हम लोग अलग अलग सोर्स से ला सकते हैं, एक ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन जो रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट बाय वेट रिमेन्स सेम, हमेशा जो रेशियो है, वेट का रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे बात करते हैं हम लोग H2O जो है डिफरेंट सोर्सेज से मान लेते हैं, तालाब से या फिर नदी से या फिर कहीं से भी जो हम लोग पानी ऑब्टेन करते हैं, उसका फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, H2O ही होगा। ठीक है, और यदि इसका मास का रेशियो बात करें, मास का रेशियो में हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 1 into 2 into, और ऑक्सीजन का
है ना, 16 हो गया, तो 2:16 दैट इज 1:8। यानी कोई भी वाटर ले लो, कोई कहीं से भी ले लो वाटर, तो रेशियो जो है हमेशा क्या होगा 1:8 ही होगा। सिमिलरली कोई भी मॉलिक्यूल की बात करते हैं NH3 का, तो NH3 भी कहीं से भी हम ऑप्टेन करें, है ना, इसका जो मास रेशियो है नाइट्रोजन को कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन को होगा 14 और हाइड्रोजन को हो गया 3, तो हमसे जो रेशियो है वो 14:3 ही रहेगा, चाहे कहीं से भी हम लोग अमोनिया को ऑप्टेन करें। तो बहुत ही सिंपल है, डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब जो भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड है वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं, चाहे कहीं से भी ऑप्टेन किया जाए, कहीं से भी निकाला जाए। ओके, ओके, द नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, if two elements combine to form more than one compound, then the different mass of one element which combine with fixed mass of other element bear a simple ratio to one another। okay? इसका मतलब क्या है समझते हैं एग्जांपल से। ठीक है, मान लेते हैं कार्बन है ना, कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये CO बना सकता है या CO2 बना सकता है। ठीक है, कार्बन जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है या CO2 बनाता है। ठीक है, तो वही बोला है इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। ठीक है, दो एलिमेंट जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पे दो या दो से अधिक कंपाउंड बना, दो कंपाउंड बनाया जाएगा CO और CO2। देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, ऑक्सीजन यहाँ पे डिफरेंट मास में है। ठीक है, ओके, which combine with fixed mass of other element, fixed mass मतलब कार्बन bear simple ratio। ठीक है, तो ये जो रेशियो है ना, इसका रेशियो बोला है क्या, वो हमेशा क्या होगा, सिंपल होगा। ठीक है, इसका तो डिफरेंट मास ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट मास जो है which combine with fixed mass of other element bear, जो डिफरेंट मास वाला है वो सिंपल रेशियो में होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीजन का मास यहाँ कितना है, 16 है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना है, 32 है। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 16:32 यानी कितना आ जाएगा 1:2। ये बहुत ही सिंपल रेशियो में आया। वही ये बोलना चाह रहा है कि जो फिक्स्ड डिफरेंट मास वाला एलिमेंट है उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंपल रेशियो में होगा। हाँ, सिंपल रेशियो मतलब 1:2, 1:3, 2:1, ऐसा नहीं 1:2.59 ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लेते हैं हम लोग नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे एलिमेंट बनाते हैं, जैसे NO बनाता है, तो नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ जो है NO बनाता है, NO2 बनाता है, NO3 बनाता है। ठीक है, तो इसका जो हम लोग डिफरेंट मास की बात करेंगे, है ना, तो डिफरेंट मास वाले यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन तो फिक्स है, एक ही नाइट्रोजन सब में है। ऑक्सीजन क्या है, मास 16 है, यहाँ ऑक्सीजन का 32 है, और यहाँ पे देखेंगे तो 48 हो जाएगा। इसका रेशियो निकालेंगे तो 16:32:48 यानी 1:2:3, तो ये भी सिंपल रेशियो में आ गया है ना। तो यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि बोलता है कि जो डिफरेंट मास वाला है उसका जो रेशियो है वो हमेशा क्या होगा, सिंपल में होगा, सिंपल रेशियो होगा। ओके, ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जे अनुसार लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, इन द गैसियस रिएक्शन द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम and form product with simple ratio by volume at same temperature pressure। मतलब क्या है समझते हैं, बोलता क्या है, जैसे H2 plus Cl2, एक एग्जांपल है H2 plus Cl2 मिलकर बना लेगा HCl, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा लिए 2। ये गैसियस रिएक्शन है, ये भी गैस में है, ये भी गैस में है, और ये भी गैस में है। ठीक, तो बोलता है इन्हें गैसियस रिएक्शन, मतलब गैसियस रिएक्शन में यहाँ पे रिएक्शन गैस में होगा, है ना। The reactants are always combined with simple ratio। यदि हम बात करेंगे मोल का, तो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 2 मोल बन रहा है। इस तरह से इसका यदि हम लोग 1 मोल निकालो 22.4 लीटर होता है। यदि कांस्टेंट टेम्परेचर में हम लोग STP या NTP लेते हैं, ये 22.4 लीटर होगा, क्योंकि 1 मोल है। ये भी 22.4 लीटर होगा, और ये इसका 2 गुना हो जाएगा। तो सिंपल है, आप बोल सकते हैं ये 1 लीटर होगा, तो ये भी 1 लीटर होगा, और ये कितना बनेगा 2 लीटर। मतलब ये 1 वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, ये 1 वॉल्यूम होगा, तो ये कितना होगा 2 वॉल्यूम। ठीक है, 2 वॉल्यूम इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आगे भी क्या लगा हुआ है। ओके, तो रेशियो जब देखा जाए तो रेशियो यहाँ पे क्या होने वाला है, रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:2। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो हमेशा सिंपल रेशियो होगा।
ओके, बहुत ही सिंपल रेशियो होगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग N2 प्लस H2 ये बना लेगा NH3। ओके, बैलेंस करेंगे यहाँ पे, दो नाइट्रोजन है यहाँ पे क्या लगा लेंगे 2। ओके, ताकि नाइट्रोजन 2 हो जाए। हाइड्रोजन कितना हो गया 6, यहाँ पे क्या लगा लेंगे 3। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि इसका एक मोल है, इसका 3 मोल से रिएक्शन करेगा और इसका 2 मोल बना लेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका एक वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे, एक वॉल्यूम, इसका 3 वॉल्यूम से रिएक्शन करेगा तो इसका 2 वॉल्यूम बना लेगा। वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम के कुछ भी सकते हैं, लीटर में ले सकते हैं, मिलीलीटर में ले सकते हैं। ठीक है, और रेशियो देखा जाए, रेशियो यहाँ पर भी देखेंगे तो क्या आएगा, रेशियो आ जाएगा 1:3:2, 1:3:2, वो भी क्या है, एक सिंपल रेशियो है। तो वही बोलता है कैसे बेसिस रिएक्शन में जो रेशियो है मॉलिक्यूल्स का वो हमेशा सिंपल रेशियो होगा बाय वॉल्यूम। ओके ओके, तो बात करते हैं एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ क्या होता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट एटम्स एट सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर। इसको ध्यान में, एटम्स नहीं बल्कि मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, दो कंटेनर है ना, दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर T है, यहाँ पे टेम्परेचर T है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, ये भी 25 डिग्री, वो कांस्टेंट है। प्रेशर भी दोनों में क्या है, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर भी क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब हो रहेगा है ना, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ जो वॉल्यूम जो यहाँ वॉल्यूम V है और यहाँ भी वॉल्यूम क्या है, V है, मतलब वॉल्यूम भी इक्वल है। ठीक है, वॉल्यूम भी इक्वल है। ठीक है, तब बोलते हैं क्या कि तब यहाँ पे जितना मॉलिक्यूल्स यहाँ पर भी है उतना मॉलिक्यूल्स यहाँ भी होगा। ठीक है, मतलब जितना मोल्स यहाँ पे है उतना मोल्स यहाँ भी होगा गैस का। ओके, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे HTP या NTP, ये कोई भी गैस जो है वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। यदि ये 22.4 लीटर तो ऑफ कोर्स ये भी 22.4 लीटर होगा। यानी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जो मॉलिक्यूल्स है या मोल्स है वो क्या होंगे, सेम होंगे। मोल्स सेम होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, यानी इफ ऐसा लिख सकते हैं इसको, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ V1 = V2, मतलब इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं। ठीक है, देन नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होगा, N1 = N2, नंबर ऑफ मोल्स सेम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होगा, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में अलग अलग डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि कभी कभी ये स्टेटमेंट एटम्स करके भी दे देते हैं तो वो गलत होगा। ठीक है, लेकिन यदि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसके लिए एटम्स भी